जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का जो सीरीज चल रहा है दोस्त, 2000 प्रश्नों की सीरीज। उसमें हम लोग आज 7वां पार्ट करने वाले हैं आज, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग भी दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। चलिए करिए आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है क्या कि बाल विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और मैं वैसे ही क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं या फिर पूछे गए हैं। तो इस वजह से ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बताइए इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या यह वयस्क अवस्था होगी, प्रारंभिक बचपन का समय होगा, जन्म पूर्व का समय होगा या मध्य बाल की अवस्था होगी। तो दोस्तों बता दें इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो प्रारंभिक बचपन का समय होता है वो बाल विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, देखिए आंसर नंबर बी ऊपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या पूछा गया है दोस्तों कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ध्यान से समझिएगा। इसी सेंटेंस में आपका पूरा का पूरा आपका लॉजिक छुपा हुआ है, जिसकी वजह से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। क्या यह निरंतरता का सिद्धांत है, अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतः क्रिया या एकीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों बता दें जो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, तो यानी कि उसको क्या कह सकते हैं, यानी कि वह निरंतर चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। इस वजह से इसको क्या कहेंगे, निरंतरता का सिद्धांत कहेंगे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर समझ में आ गया होगा और यहाँ पर साफ साफ व्याख्या के रूप में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर व्याख्या भी कर दिया गया है कि विकास एक निरंतरता के सिद्धांत पर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें यह बच्चे की जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला गया है किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में, जैसे ही मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर को मतलब एनालाइज किया है, तो उसमें देखा है कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हुआ है। तो क्या यह प्रौढ़ावस्था होगी, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो बस आगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही होगा। यानी कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो है कि बालक जो है अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। और देखिए इसमें अगर आप व्याख्या देंगे थोड़ा सा आपको की पॉइंट और सारा मिल जाएगा। इससे अगर क्वेश्चन बनता है तो लिखा है कि बच्चे अपनी किशोरावस्था में समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को आंधी और तूफान की अवस्था भी कहा है। यानी कि कभी आ जाए कि आंधी और तूफान की अवस्था किसे कहते हैं, तो आप उस पर ट्रिक करेंगे, किस पे, किशोरावस्था पे। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार क्या पूछा गया दोस्तों कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या संवेगात्मक विकास। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसको बता दें दोस्तों, तो ये अवधारणाओं का विकास जो होता है मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है, बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। यानी कि ये मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ये आप लोग बात याद रखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है इसके बारे में। आप जान सकते हैं अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का मुख्य हिस्सा होता है। संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास का अर्थ होता है एक बच्चे की सोचने और तर्क करने की क्षमता का विकास। यह इस बारे में है कि वे जिस दुनिया में रहते हैं उसे समझने के लिए वे अपने दिमाग, विचारों और विचारों को कैसे व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर पाँच में पूछा गया है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है, जो कि बात बिल्कुल सही है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। सामान्य से विशिष्ट बिल्कुल है, अनुक्रमिता ये भी है, निरंतरता अभी हमने पीछे पढ़ा है, ये सभी हैं। पर प्रतिवर्ती नहीं है, क्योंकि अगर मानव का विकास क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती क्या हुआ, एक बार बड़ा हो जाएगा तो फिर छोटा होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सिद्धांत नहीं है, यानी प्रतिवर्ती जो है ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। इसको आप आपसे भी ट्रिक कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है।
6 देखिए क्या है कि सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह कथन किसका है? ध्यान से समझिएगा। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा और गति प्रगति की सीमा को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित, तो रॉस, एबिंगहॉस, स्किनर एंड एमएल विग्गी। तो ये चीज़ बता दें आपको, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा, थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन ये आया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हालांकि हो सकता है कि आप लोगों ने इनके बारे में नहीं सुना हो, पर इन्होंने ये बताया है कि एबिंगहॉस जो सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा और प्रगति की सीमा को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार, चिंतन, तर्क और अभिप्रेरणा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है कि व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है दोस्तों? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेदन का परिणाम होता है? तनाव होता है, बिछड़ापन होता है, डिसलेक्सिया होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो बता दें, देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज बदल कर पूछा है। हमेशा बार बार सिंपली लैंग्वेज में पूछ लेता है सीधे तरीके पे और लोग आंसर दे देते हैं, पर यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया है कि मस्तिष्क की संरचना और कृत्यों में विभेदन का परिणाम होता है। तो ये है डिसलेक्सिया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। तो डिसलेक्सिया है क्या, इसके बारे में आपको बता दें थोड़ा सा। तो डिसलेक्सिया क्या है कि डिसलेक्सिया एक सीखने का विकार है जिसमें भाषण, ध्वनियों की पहचान करने और अक्षरों, शब्दों से वे कैसे संबंधित है, सीखने में समस्याओं के कारण पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, ये पठन विकार से संबंधित है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। समझिए कि हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। तो देखिए एक चीज़ केवल अगर कहीं पर आ जाए तो ये बहुत ही निगेटिव वर्ड है। इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना ये भी अच्छी बात नहीं है, और बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं ये भी अच्छी बात नहीं है। तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन बहुत ही एक पॉजिटिव वर्ड है। इस वजह से इसको आप आंसर को ट्रिक कर सकते हैं। यानी कि इसका क्वेश्चन का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि प्रगतिशील विद्यार्थी है अपसारी चिंतक, बहुर्मुखी, बहुत परिश्रमी या अभिसारी चिंतक। तो देखिए हमेशा जो है कि अभिसारी और अपसारी में आप देखेंगे तो जो अपसारी होता है वो एक पॉजिटिव वर्ड है। इस पे आप लोग हमेशा जाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्रतिभाशाली विद्यार्थी की बात की गई है। तो वह क्या होता है? एक अपसारी चिंतक होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया दोस्तों कि बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण क्या हो सकती है, ये आपको बताना है। एक संसाधन समृद्धि वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, या आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। तो बता दें दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा कि यानी बच्चों में प्रतिभाशीलता किसके कारण होती है? तो वो आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया दोनों के कारण हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात होगा, क्या होगा? 30, 40, 45 या 50 होगा। तो 200 से अगर अधिक है तो इसमें जो आपका अनुपात बनेगा शिक्षक और विद्यार्थियों का, वो कितने का होगा? वो 40 का होगा। आप लोग याद रखेंगे इस तरीके से। अगर आप लोग को नहीं है, मैं आपके लिए RTE एक्ट 2009 के बारे में, ठीक है, इस पर आपको वीडियो मिल जाएगी, उस पर आपको पूरे विस्तृत चर्चा मिल जाएगी। उस पर मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, तो उसके लिए आप परेशान ना होइए। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। पूछा गया है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रभावशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने पर, या अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी होने पर, या शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन
तरीकों के उपयोग पर। तो आवश्यक जो हस्तक्षेप निर्भर करता है वो बता दें आपको किस पे निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है आपके शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए कि और देखिए बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों को वर्णन नहीं कर सकता है। कुछ हल करते समय गलतियों को करने में प्रति ईमानदार रहना, ये बात तो सही है, ठीक है, कर सकता है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, ये भी कर सकता है। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना या किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना, जो कि ये भी बात बिल्कुल सही है। तो एक ही ऑप्शन इसमें सही गलत लग रहा है जो कि आपका वर्णन नहीं कर सकता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना शिक्षक द्वारा बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों को वर्णन नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि 15 जो है कि 15 का क्या हो सकता है। देखिए एनसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरीके का पूछा गया है, तो राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम स्वभाव में डैश और है, तो क्या है, सक्रिय सामाजिक है, निष्क्रिय सरल है, तो निष्क्रिय जिसमें भी वो तो पहले ही गलत हो गया, और सक्रिय सरल और सामाजिक समझ थोड़ा सा कन्फ्यूजन, तो आपको बता दें सरल नहीं होगा, यहाँ पे सामाजिक होना चाहिए और इसी वजह से सामाजिक है भी, और इस वजह से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इस वजह से, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही क्या है, जीवन है। तो स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव में सीख सकते हैं, बिल्कुल बात गलत है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, ये बात सही है। जीवन सच्चा शिक्षक है, ये सही नहीं है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, ये भी वहाँ तक सही नहीं है। तो इस वजह से जो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। तो ये कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, अभी तक हमने 16 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों। तो मैंने इस सेशन में आपके लिए पूरे 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों, आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 का, कि कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से कैसे माना जा सकता है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच का स्पष्ट संबंध स्थापित करे, या उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, या उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा ये आप लोग हमें बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वो सॉरी नीचे आपका आंसर भी दिख रहा है, इस वजह से आप लोग बता सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप इस चीज़ को समझते हुए चलिए, ठीक है। और अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए खुद से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है और बार बार क्वेश्चन आता भी है। कथन से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सृजनशील मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, उपरोक्त कथन किसके द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्किनर हैं, जेम्स डेवर, रॉस एंड क्रो। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये कथन जो बताया है कि सृजनशील मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, ये बताया है इन्होंने क्रो ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है, शिक्षक है ना, और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने और व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। निम्नलिखित में से यह किसका उदाहरण है। क्या यह आगमनात्मक तर्क है, निगमनात्मक तर्क है, अवधारणा मानचित्रण है, या परिकल्पनात्मक परीक्षण है। तो बता दें दोस्तों ये क्या हो रहा है कि कक्षा में कविता पढ़ा रहा है,
समझा रहा है, समझाकर कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने के व्यापक विचार करने के लिए कर रहा है। तो ये बिल्कुल साफ बात है कि ये क्या है, एक आगमनात्मक तर्क है जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है आपका, पूछा गया है कि संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। तो अर्थ की जो लघुत्तम इकाई होती है याद रखिएगा वो क्या होती है, रूपग्राम। इसको आप लोग याद रखेंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर भी आपको शो कर रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को करते चलिए, समझते चलिए, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणवत्ता है। तो ये बात कही है जिन्होंने, वो हैं उडवर्थ साहब ने कही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि उडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणवत्ता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया है कि जीवन का अनोखा काल माना गया है। किसको माना गया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो जो अनोखा काल माना गया है, ठीक है, वो किसको माना गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाल्यावस्था को अनोखा काल माना गया है। आंधी और तूफान की अवस्था किसे कहते हैं, तो अभी हमने पीछे पढ़ा, किशोरावस्था को कहते हैं। और बच्चे जो है अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य कब हो जाते हैं, तो वो किशोरावस्था में होता है। ये चीज़ें आप लोग याद करते चलिए और जोड़ते हुए एक दूसरे से चलिए, आपको कनेक्ट रहेंगी और लंबे समय तक याद भी रहेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है क्वेश्चन कि बालकों का सर्वाधिक रूप में बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, घर में होता है, मित्रों एवं साथियों के साथ अंतर क्रिया करके, या विद्यालय एवं कक्षा में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बालकों का सर्वाधिक रूप में बौद्धिक क्षमता का विकास पूछा है। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन सकता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्यालय एवं कक्षा में बौद्धिक क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप इन्हें किस तरीके से पढ़ाएंगे, जब वे चाहें तब पढ़ाएंगे, कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, या समृद्धिकरण उप कार्यक्रमों के साथ पढ़ाएंगे, या उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे। तो अति मेधावी हैं तो उनके साथ कैसा क्या होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, तो उनको हम समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे अगर क्या है वे अति मेधावी छात्र हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बता दें, ये आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। और जो लोग भी दोस्तों चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको डेली हर सब्जेक्ट की मिलेगी। मैथ्स, पेडागोजी और ईवीएस की ये तीनों क्लासेस चलने स्टार्ट हो गई हैं। आपको डेली बाई डेली एक प्रैक्टिस सेट तीनों सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, चरित्र का विकास होता है नैतिकता द्वारा, बल एवं व्यवहार द्वारा, इच्छा शक्ति के द्वारा, या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो देखिए नैतिकता के द्वारा भी चरित्र का विकास होता है, बल एवं व्यवहार के द्वारा भी होता है, और इच्छा शक्ति के द्वारा होता है। अतः इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जितने भी ऑप्शन है बिल्कुल सही हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो चलिए दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।